इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपसे दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उस समय नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की ड्राइवरों से बातचीत, बोले अब आप सिर्फ चालक नहीं मालिक हैं। एआई शिखर सम्मेलन पर सियासी संग्राम तेज, सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर गरिमा को लेकर तीखा हमला। मोहाली से अखिलेश यादव का भाजपा पर आरोप, बोले एसआईआर के नाम पर वोट काटने की कोशिश, यूपी में 4 करोड़ लोग परेशान। असम के ग्रामीण इलाकों को 1800 करोड़ की सौगात, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप सर्विस के कैब ड्राइवरों से बातचीत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म यह पक्का करता है कि प्रॉफिट कोऑपरेटिव मालिकों के बजाय कड़ी मेहनत करने वालों को मिले। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी को दिल्ली में भारत का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का लॉन्च किया था। देखिए, अभी आप सहकारिता के कंसेप्ट को समझेंगे तो ये सवाल ही खड़े नहीं होंगे। अमूल क्या है? अमूल में गुजरात की 36 लाख माताएं बहनें सदस्य बनी है, एक कोऑपरेटिव है। और 36 लाख माताओं बहनों ने कितना रुपया रोका है, इसमें इन्वेस्ट कितना किया है मालूम है आपको? सिर्फ 50 रुपया। अब 36 लाख माताओं बहनों ने 50 रुपया इन्वेस्ट कर अमूल बनाई। ये 36 लाख तो एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे कर हुआ है। अभी जैसे हमारा 2.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है सारथियों का, तो धीरे धीरे कर 36 लाख हुआ था। अब ये 36 लाख माता बहनों की कोऑपरेटिव 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। मैं गारंटी से कहता हूं, आपके घर में जो दूध का थैली आता है, या तो मदर डेयरी का दूध होगा या अमूल का होगा। बताइए, आप लोग आता है या नहीं आता है? तो 1,25,000 करोड़ में आपका भी इसमें पार्ट है। अब फर्क क्या है प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में? प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में ये फर्क है कि प्राइवेट डेयरी अगर ये 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर करे, करती भी है कुछ डेयरियां, थोड़ा। अमूल जायंट है, मगर 50 करोड़ 25 करोड़ का टर्न, तो उसमें पशुपालक माता के पास पशु का पालन कर दूध निकालकर डेयरी में भरती है, इसको सिर्फ एक निश्चित रकम मिल जाती है। अमूल में क्या होता है? अमूल में दूध एकत्रित किया जाता है, इसका आइसक्रीम बनता है, इसका थैली में दूध भी आपके यहाँ पहुंचता है, इसका पनीर भी बनता है, इसका दही भी बनता है, इसका घी भी बनता है, इसका दूध का पाउडर भी बनता है। अब ये सब बनता है तो मुनाफा भी होता है, पेड़े भी आप खाओगे, श्रीखंड भी खाओगे। तो मुनाफा प्राइवेट डेयरी में प्राइवेट डेयरी के मालिक के यहां जाता है। अमूल में ये बनाने का खर्चा जो 15% से ज्यादा नहीं, उन्होंने बताया 85%, एक्चुअल में 100%, बाकी का 15% तो बनाने का खर्चा है। जैसे आपकी वाहन आप चलाओगे तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, ये तो खर्चा है ना। इस तरह से बाकी बना पूरा का पूरा मुनाफा
वो दूध पशुपालन करने वाली माता के हाथ में, बेटी के हाथ में चला जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं आग्रह करूंगा सहकारिता विभाग को कि 25 माताओं बहनों का एक लिस्ट हमारी साइट पर रखेंगी जिन्होंने एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का दूध डेयरी में भरा है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अब कहने के तो वो भी गाय भैंस पाल रही है। परसों के बाद हमारी साइट पर जाएंगे, फोटो के साथ होगा आपके पास उपलब्ध। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है, फर्क इतना है कि मालिक आप हो। विश्व एआई शिखर सम्मेलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि बुद्धिमत्ता, तकनीकी कुशलता और युवा शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। वहीं कांग्रेस की ओर से गरिमा के विपरीत आचरण देखने को मिला, जिससे देश में आक्रोश है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के गठबंधन सहयोगियों ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई है। साथ ही पार्टी के अंदर से भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में गरिमापूर्ण व्यवहार की मांग उठने लगी है। मित्रों, आप सभी ने देखा कि विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां भारत की बुद्धिमत्ता, तकनीकी कुशलता और हमारी युवा शक्ति की श्रेष्ठता का एक बड़ा उच्च कोटि का प्रदर्शन हुआ, तो वहीं कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का बहुत कुटिलतापूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। अभी तक पूरा देश इस विषय को लेकर न सिर्फ क्षुब्ध है बल्कि आक्रोशित भी है। और अब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की तरफ से भी इस विषय को लेकर आपत्ति की गई। श्री अखिलेश यादव जी का वक्तव्य आपने देखा होगा। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी यह स्वर उठना शुरू हुआ है कि इस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है, उसमें इस ढंग का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निहायत निंदनीय है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान गरिमा और अनुशासन को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब यह समझना चाहिए कि वो जिस प्रकार के विचारों के हिसाब से चल रहे हैं, जनता तो उनको नकार रही ही है, गठबंधन सहयोगी तो नकार रहे ही हैं। अब उनके पार्टी के अंदर के वरिष्ठ और पुराने नेता भी अब उन्हें नकार रहे हैं और जनता पूरी तरीके से धिक्कार रही है। वैसे भारत की हर श्रेष्ठता को लेट डाउन करना, उसको धूमिल करने का प्रयास करना कांग्रेस का एक सहज, स्वाभाविक, योजनाबद्ध। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पंजाब के मोहाली से अखिलेश यादव ने सरकार पर एसआईआर को लेकर तीखा हमला बोला। कहा, एसआईआर वोट काटने के लिए हो रहा है, विपक्षी पार्टियों को सावधान रहना चाहिए। हमारे नगर अध्यक्ष के नकली हस्ताक्षर और एक मुस्लिम का वोट काट दिया गया। यूपी में 4 करोड़ लोगों को कागज ढूंढने पड़ रहे हैं। एसआईआर वोट काटने के लिए हो रहा है और इससे सावधान रहना चाहिए सभी विपक्षी पार्टियों को। यूपी में जो हम लोगों ने फेस किया बीजेपी के हेड ऑफिस से और कोई अनरजिस्टर्ड संगी साथी लोग हैं, उनका कोई सॉफ्टवेयर है या उनके पास कोई एजेंसी है
वो बाकायदा फॉर्म 7 भर करके भेज रहे हैं। यूपी के बहुत सारे लोग पंजाब में होंगे जो यूपी छोड़ करके आए होंगे काम के लेकर के, उनका ये वोट काट देंगे। फॉर्म 7 हम लोगों ने पकड़ा, एक व्यक्ति जो अंगूठा मारता था उसके बीजेपी के लोगों ने दस्तखत कर दिए। अभी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा और आज की खबर है वहां पर कि हमारे नगर अध्यक्ष के नकली साइन और एक मुस्लिम का वोट काट दिया। क्या आपको नहीं लगता इसमें तो जो वोट काटने की एक्सरसाइज हो रही है, होना ये चाहिए कि वोट कैसे जुड़े, सबके कोड वोट कैसे बन जाएं। हम लोगों को याद है एनआरसी के समय पर बीजेपी के लोग अंदर ही मुस्कुराते थे और कहते थे कि अब मुस्लिम भाइयों के हम कागज देख लेंगे, उनके कागज ऐसे चेक करेंगे कि उन्हें हो सकता है हमें बाहर निकालना पड़े देश से। और सच्चाई तो ये है कि यूपी में 4 करोड़ लोगों को कागज ढूंढने पड़ रहे हैं और उसमें हिंदू है सब। बहुत से लोग हैं पंजाब के बस गए यूपी में जाके। आप देखिए हमारे यहाँ 37 विधानसभाएं हैं जहां सिख समाज की पॉपुलेशन है। 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, और पूरा उत्तराखंड बॉर्डर पे सिख भाई है। यहां से बॉर्डर देखिए आप, हिमालय के फुटहोल पे आखिरी तक पूरा सिख समाज बैठा हुआ है। सबको कागज ढूंढना है और सबसे ज्यादा गरीब को कागज ढूंढना है। सर एआई समिट पे क्या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान असम के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से 728 सड़कों और 62 पुलों को स्वीकृति दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से असम के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, परिवहन सुविधाएं मजबूत होंगी और स्थानीय लोगों को आर्थिक गतिविधियों में अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री हिमंता विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत सरकार आसाम की प्रगति, विकास और जनकल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आज ही इस कार्यक्रम में यहां के जो प्रपोजल्स थे 728 सड़कों के, लगभग 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें आज और 62 पुल आज असम के ग्रामीण भाइयों और बहनों के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसका लाभ कई छोटे छोटे गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनाकर कनेक्टिविटी के लिए मिलेगा और सड़कें समृद्धि की वाहिनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि मनरेगा जो अब विकसित भारत जी राम जी के रूप में अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी, मजदूरों को काम के लिए कुछ और मैंडेज की जरूरत थी। अभी जो मैंडेज थे उनमें हमने 300 लाख मैंडेज, 3 करोड़ मैंडेज और जोड़े हैं। लगभग 1100 करोड़ रुपया इसमें लगेगा। तो ये भी आसाम के मजदूर भाइयों और बहनों को लगातार काम मिले, इसके लिए दिया जाएगा। हमने पावर टिलर के लिए यहाँ डिमांड आई थी कि काफी कृषि के क्षेत्र में पावर टिलर की आवश्यकता है। 40.5 करोड़ रुपया अतिरिक्त रूप से आरकेवीवाई और कृषि उन्नति के अलावा, क्योंकि 650 करोड़ रुपए के आसपास पहले आसाम को दिए थे, तो ये राशि और जोड़ने का काम किया है। दलहन मिशन के लिए भी 42 करोड़ रुपए यहाँ जारी किए गए हैं। अलग अलग सरसों की खरीद के लिए मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। किसानों को 500 रुपया पर क्विंटल एमएसपी के अतिरिक्त दिया जाता है, लेकिन खरीदी के लिए आसाम ने कहा था कि इसको पीएसएस में भारत सरकार खरीदे, तो उसकी स्वीकृति भी मिली है। प्रगति और विकास के हर कदम के साथ भारत सरकार खड़ी है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि 14 किलोमीटर रोज सड़कें आज आसाम में बन रही है और आसाम देश में नंबर 1 है। ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में विशेषकर महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम कर रहे हैं, उसमें भी आसाम शीर्ष स्थान पर है। तो मैं अच्छे कामों के लिए बहुत बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार सदैव असम के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों के लिए चल रही कई योजनाओं पर प्रतिक्रिया दी। सीएम बोले, इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, जिसकी सफलता पूरे देश में
सराही जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना की सफलता का अध्ययन करने के लिए कई राज्यों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश आए ताकि वे इसे समझकर अपने राज्यों में लागू कर सकें। वर्ष 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणा भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किया जा रहा है, उनकी उसी भावों के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले, उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है। और सफलता के साथ इस योजना पे केस स्टडी करके कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब किसान कल्याण वर्ष की हमने ये घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, ऐसे में आज वर्तमान के समय में इस फसल के साथ हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरीगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के। और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मेट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। हम इस तरह से इस सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर के 6000 तक है। कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की एमएसपी 6,200 रुपये प्रति क्विंटल की, और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी एमएसपी का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं और एफएक्यू के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पर काम करना प्रारंभ किया। और इसी आधार पर आगे जाकर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान की हर हालत में एमएसपी पे उसकी फसल का। हुबली में एक कुख्यात बाइक चोर जो कि मैकेनिक था, केशवपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, सैयद अली जो गढ़क जिले के हुलूर गांव का रहने वाला है, सालों से 2 पहिया वाहनों की चोरी में लिप्त था। दरअसल चोर ने अब तक 12 बाइक चुराई है, जिसमें 7 रॉयल इनफील्ड, 2 एंटोर्का, 1 होंडा डियो, 1 यामा, 1 बजाज पल्सर शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। हुबली केशवपुर पुलिस ने इस इंटर डिस्ट्रिक्ट बाइक चोर को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा। गिरफ्तारी में इंस्पेक्टर पीएसआई मारुति आर बाबा और अन्य स्टाफ ने सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस ने चुराई गई सभी 12 बाइकें जब्त कर ली है। हुबली में चोरी की घटनाओं पर अब सख्त कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। हुबली धारवाड़ में बाइक टैक्सी रैपिडो की शुरुआत हो गई है, लेकिन यह कदम ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए चिंता का कारण बन गया है। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की एसोसिएशन ने रैपिडो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ऐप आधारित सेवा उनके रोजगार पर असर डाल रही है और परिवारों की रोजी रोटी मुश्किल में डाल रही है। आज सुबह ड्राइवरों ने चंद मोहम्मद सर्कल से तहसीलदार कार्यालय तक मार्च निकाला। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाएं तुरंत रोकी जाए। ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಲಾ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಇದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಓಲಾ ಉಬರ್ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ದಹನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು
ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಅದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಗಳು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಗಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ತೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರುವಂಥ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬರುವಂಥ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತಾವು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತೇ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವನ್ ಉತ್ಕೋರಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ. ಈ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅವ್ರ ಬರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸಾಹೇಬರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಐತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಂದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಗ್ರದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಂದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. जकात सेंटर इंडिया के मलेरकोटला विंग ने स्थानीय अल फलाह स्कूल में अपना वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां मुख्य वक्ताओं ने इस्लाम में जकात प्रणाली की अहमियत पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि जकात सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक संतुलन का साधन है। कार्यक्रम में जकात सेंटर के सचिव ने बताया कि पिछले वर्ष कितने ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई गई और आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफल बनाने में योगदान दिया। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे Pulse 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की
आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।